अब आता है चैप्टर 2 दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चीज़ है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें समझो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़। तो सबसे पहले आता है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, तो ऑरिजिनेट होता है ये सेट से। सेट क्या होता है, तो सेट बेसिकली कलेक्शन होता है और लाइक ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पे देखो, ये वेरिएबल का कलेक्शन है, ये फिक्स्ड नंबर का कलेक्शन है, तो ये एक सेट हुआ, ये दूसरा सेट हुआ। ठीक है, इसी सेट में जब हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर देते हैं तो वो रिलेशन एक इक्वेशन के फॉर्म में फ्रेम होता है, उसी इक्वेशन को हम लोग फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। इज इक्वल टू साइन मतलब क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, और इक्वल टू साइन का मतलब ये इसके बीच में रिलेशन है, तो ये रिलेशन, और इसको पूरा को क्या बोल देंगे, फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन में एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम लोग यूजुअली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है बड़ा वाला, उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं और इसको डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, जिसमें फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे कोई इक्वेशन होगा, मतलब सॉरी कोई एक्सप्रेशन होगा जिसमें एक्स वेरिएबल होगा, बाद बाकी जैसे 3x + 4, तो 3 × x + 4। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन इन एक्स हो गया। ठीक है, तो जो एक्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वाई डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट वाले को इस एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, इसको इस एक्सिस पे। ठीक है, तो इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमें 2D मिलेगा। ठीक है, वहीं पे अगर मान लो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, देखो ये दोनों इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट, तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है तो ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है। इसीलिए मोस्टली प्रैक्टिकली 3D एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मोस्टली ये क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन इसी का आता है, दैट इज़ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव ले लें, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल एक ही है और एक ही के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे डी होता है फुल डेरिवेशन। ठीक है, और अगर यहाँ पे डेरिवेट करोगे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब डेरिवेशन बाय पार्ट। ठीक है, इसका मतलब जब तुम एक वेरिएबल के विथ रेस्पेक्ट टू वन वेरिएबल डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो उस समय दूसरा वेरिएबल तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब दूसरा को करोगे तो पहला कांस्टेंट। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो पूरा समरी, फंक्शन पे तुम डिफ्रेंशिएट करके तुमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। ठीक है, एक वेरिएबल है तो ये, एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो ऐसे करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, इसको भी डिफरेंशियल बोलेंगे। ठीक है, अब इसी डिफरेंशियल से अगर हम फंक्शन तक पहुंचना है तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, और फंक्शन से यहाँ तक के पहुंचने के मेथड को बोलते हैं फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब यही हुआ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे तुमको फंक्शन बनाना है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो इस साइड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और ये वाला डिपेंडेंट होता है, बस इतना याद रख लेना। तो क्वेश्चन इसमें ये रहता है, तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और उसका तुमको सॉल्यूशन पूछता है, मतलब फंक्शन निकालना है। अब सबसे पहला चीज़ आता है ये सब फाइंड करना, दैट इज़ एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर फाइंड करो, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन। तो ये कैसे देखते हैं, तो देखो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, उसको ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, तो इसमें dy/dx है, इसमें d², मतलब ये क्या है, पहली बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर उसके बाद दूसरी बार भी करना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, मतलब d2, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया 2। और डिग्री क्या होता है, डिग्री तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है। ठीक है, जैसे ये देखो d2y है, अब इसका पावर क्या है, पावर तो 1 है। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, डिग्री। ठीक है, पावर डिग्री तुम्हारा सिर्फ इसी का होगा, इसका नहीं, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर होता है डिग्री। ठीक है, उसी तरह से ये देखो यहाँ पे d2 मतलब सेकंड डिफ्रेंशिएशन है, तो ये तुम्हारा ऑर्डर हो गया और इसका जो पावर होगा वो डिग्री होगा। तो इसका पावर देखो रूट के अंदर है, तो रूट से हटाओ
तो फाइनली हमें ये मिला, मतलब इसका डिग्री ये होगा। उसी तरह से जो भी एक्सप्रेशन है उसमें से हमें उसको इंडिपेंडेंट करना पड़ता है। जैसे रूट है तो रूट हटा के उसका इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है। डैश भी तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन बताता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर। तो लीनियर नॉन लीनियर का क्या है, 3 ठो रूल है लीनियर डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो तीनों में से पहला रूल क्या है, तब यहाँ पे देखो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग क्या पढ़े थे, डिपेंडेंट तुम्हारा y होता है, डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx, ठीक है। तो कह रहा है y का पावर और dy/dx का पावर 1 अगर होता है तो वो लीनियर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो y का पावर क्या है 1, dy/dx का पावर देखो इसका पावर 1 है, ये इसका देखो इसका क्या है, इसका भी पावर 1 है। क्यों, क्योंकि ये तो ऑर्डर है ना, पावर मतलब डिग्री, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा लीनियर हो गया। उसी तरह से y², इसका पावर क्या है 2, इसी तरह से इसका पावर क्या है 2, तो ये क्या हो गया नॉन लीनियर, ठीक है। दूसरा रूल ऑफ लीनियरिटी क्या है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई नहीं करना है। मतलब डिपेंडेंट क्या था तुम्हारा y था डिपेंडेंट, ठीक है, और डेरिवेटिव क्या है dy/dx, मतलब y इंटू dy/dx नहीं होगा, ठीक है। तो y इंटू dy/dx नहीं होगा, तो इससे क्या हो गया, इससे तुम्हारा नॉन लीनियर हो गया। y² भी तुम्हारा नॉन लीनियर होता है, y इंटू वाई डैश ये भी तुम्हारा नॉन लीनियर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन में तुम अगर एक भी टर्म ये देख लिया ना, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर तुमको एक भी टर्म मिल गया तो ये चीज़ क्या कर देगा, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर बना देगा, ठीक है। तो ऐसे देखना होता है, ठीक है। तीसरा रूल ऑफ लीनियरिटी क्या है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसका डेरिवेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई। इंडिपेंडेंट क्या था x, डिपेंडेंट क्या है y, मतलब x इंटू वाई लीनियर होता है, ठीक है, और x इंटू dy/dx भी लीनियर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा लीनियर है कि नॉन लीनियर। देखो तुमको तो इंडिविजुअल चीज़ पता चला ना कि ये मान लो प्रेजेंट होगा तो लीनियर नॉन लीनियर, ये वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे तुम बताओगे कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक भी नॉन लीनियर टर्म आ गया तो पूरा इक्वेशन तुम्हारा नॉन लीनियर बन जाता है, ठीक है। जैसे ये देखो ये तुम्हारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जैसे ये तुम्हारा इक्वेशन है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोला है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो देखो यही 3 रूल अप्लाई करो। रूल 1 देख लो क्या है, ये देखो हमें क्या देखना है, हमें इसका डिग्री देखना है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर से हमें मतलब नहीं, हमें इसका पावर देखना है, ठीक है। तो पावर 1 है, पावर 1 मतलब क्या, ये लीनियर टर्म है। रूल 1 तुम्हारा, इसका पावर 1 है तो ये लीनियर हो गया। ये देखो ये क्या है, इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री इसका 2 है। अब डिग्री 2 है मतलब डिग्री, ये देखो तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा नॉन लीनियर हो गया। तो ये नॉन लीनियर हो गया। वाई क्या होता है, वाई तुम्हारा लीनियर होता है, रूल 1, ठीक है। तो ये लीनियर, ये लीनियर, ये नॉन लीनियर, इसका मतलब क्या, पूरा इक्वेशन तुम्हारा नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये क्वेश्चन देखो, तो इसमें देखो क्या है, x इंटू वाई, ठीक है। तो ये देखो रूल नंबर 3, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, लीनियर है तुम्हारा। ये वाई डैश क्या होता है, dy/dx पावर क्या है 1, मतलब ये भी तुम्हारा लीनियर है। ये देखो y² क्या होता है तुम्हारा रूल 1, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गया, ये नॉन लीनियर हो गया। इसका मतलब क्या, पूरा इक्वेशन तुम्हारा नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। नेटवर्क थ्योरी में हम लोग लीनियर नॉन लीनियर का ग्राफ में क्या पढ़े थे कि लीनियर का ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन होता है, ठीक है। वी कैरेक्टरिस्टिक, वी ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन होता है। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि लीनियरली वो चार्ज होगा या लीनियरली वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। मतलब पावर का कंजम्पशन लीनियर हो रहा है, ठीक है, मतलब बढ़ते टाइम के साथ पावर एक अमाउंट में बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ये मतलब होता है। उसी तरह से तो वही हम लोग लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें देखो ये x² इंटू वाई, तो देखो x क्या है, इंडिपेंडेंट का स्क्वायर, तो इंडिपेंडेंट का स्क्वायर के कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाई क्या है, रूल 1, वाई का पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर है। ये पूरा टर्म क्या हो गया, लीनियर हो गया। क्यों, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वाई डबल डैश, अब ये d2y/dx है, तो ये तो इसका ऑर्डर है। डिग्री क्या है, डिग्री तो 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, लीनियर। रूल 1 तुम्हारा इंटू 2 साइन वाई, ठीक है। तो 2 तो कांस्टेंट है, हटा दो, मतलब नहीं, साइन ऑफ वाई, ठीक है। तो अब ये साइन वाई क्या है, तो बेसिकली इसको तुम रूल 2 से
रिलेट कर सकते हो, दैट इज इट इज़ नॉट अलाउड टू मल्टीप्लाई डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो वाई तुम्हारा डिपेंडेंट हो गया और साइन क्या है, तो साइन क्या है, तो साइन का ग्राफ याद करो, तो साइन का ग्राफ फ्लक्चुएटिंग होता है। ठीक है, तो साइन का ग्राफ जब फ्लक्चुएटिंग है तो इसका जब वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे तो वो भाई लीनियर मतलब सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन आएगा ही नहीं, क्योंकि साइन खुद सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये साइन या ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी टर्म नॉन लीनियर कर देता है। ठीक है, तो ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर हो गया। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर से हमें मतलब ही नहीं है, वाई डबल डैश इसका पावर क्या है 1, मतलब ये पूरा टर्म लीनियर वाई इंटू वाई डैश। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इट्स डेरिवेटिव, ये रूल 2। ठीक है, तो इसके कारण ये क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, y टू द पावर 1 ये लीनियर है, तो इस नॉन लीनियर की वजह से पूरा इक्वेशन नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा ही क्वेश्चन होता है जिसमें तुम्हें लीनियर नॉन लीनियर पता करना होता है। अब लीनियर नॉन लीनियर का ज़्यादा कुछ यूज़ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पहले आता था, अब नहीं आता है। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उससे तुमको एक एक्सप्रेशन बनाना है वाई और एक्स में, जिसमें तुम्हारा एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि बार बार वाई तुम्हारा डिपेंडेंट और एक्स तुम्हारा इंडिपेंडेंट हो, कोई भी आ सकता है। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड मतलब एक साइड में एक वेरिएबल जो होगा वो डिपेंडेंट होगा और जिसमें तुम्हारा इक्वेशन बना रहेगा वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ऐसे समझो। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग करते क्या है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा इस फॉर्म का होता है, तो इसमें सिंपल वेरिएबल सेपरेट कर दो तो तुमको पता चल जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल में होता है क्या है कि इसको इस साइड करो। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स, वाई इधर लेते हो एक्स उधर लेते जाओ। ठीक है, दोनों को एक साइड कर लो। ठीक है, और फिर दोनों को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ठीक है, जब इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो एक सी ऐड हो जाता है। ठीक है, ये सी क्यों होता है, ठीक है, तो अब सी क्यों ऐड करते हैं, तो सी का लॉजिक समझो। डिफ्रेंसिएशन ऑफ, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। इसका मतलब 0 को इंटीग्रेट करोगे तो तुमको एक कांस्टेंट मिलना चाहिए, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, बेसिकली एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर डिफ्रेंसिएशन करके तुम्हें 0 मिल रहा है तो इसका इंटीग्रेशन करने से तुम्हें एक कांस्टेंट टर्म मिलना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो था नहीं, हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इसीलिए हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ा। ठीक है, अब देखो 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln y। ठीक है, तो ln y ln x और कांस्टेंट है तो उसमें ln लगा दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ln कट गया, ये प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो गया और फाइनली हमें ये मिल गया। अब ये क्या है, यही तुम्हारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तब ये जो तुमको कुछ समझना होगा कि ये जो एक्सप्रेशन होता है ये तुम्हारा हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली तुमको ऑप्शन में दिया रहेगा कि इसका सॉल्यूशन हाइपरबोला है, सर्कल है, क्या है, तो उसमें कुछ नहीं, बस 4-5 को याद कर लो, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होता है, एक जनरल एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल को ही यूनिक बोलते हैं। अब ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म ले लिया मैंने, दैट इज़ देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये स्पेसिफिक है जिसमें ऑर्डर 1 डिग्री 1 है। ठीक है, इसमें कोई इन्फाइनाइट ऑर्डर इन्फाइनाइट डिग्री का ले लिया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन का बात करें तो देखो पहला स्टेप क्या होता है, डी बाई डी एक्स को डी से रिप्लेस कर दो, कैपिटल डी। ठीक है, तो ऐसा बन गया, तो फाइनली हमें ये एक्सप्रेशन मिला। ठीक है, ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें तुम्हारा एक y मौजूद है, एक फंक्शन ऑफ d है, मतलब n नंबर ऑफ d। ठीक है, और ये फाई एक्स है। फाई एक्स अगर 0 हो जाता है तो इसी को होमोजीनियस बोलते हैं, फाई एक्स अगर वैल्यू है तो इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। ठीक है, एनटी में क्या पढ़े हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली इनपुट वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इनपुट वोल्टेज सोर्स मौजूद रहता है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, तो उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इनपुट वोल्टेज सोर्स 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस आरएलसी सर्किट में एल और सी जो है वो अपना एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। सोर्स हट जाने के बाद एल और सी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, वो अपना एनर्जी लोड को डिसिपेट करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको होमोजीनियस बोला जाता है। ठीक है, अब इसी में 2 तरह का सॉल्यूशन आता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो वो अभी आगे देखेंगे, ये अभी बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेन इक्वेशन था, मेन डिफरेंशियल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन था। तो होमोजीनियस में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है,
अब इसका सॉल्यूशन निकालना बेसिकली मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ डी का रूट्स निकालना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेन जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो किस में है, डी में। वाई तो तुम्हारा बस वो था, मतलब ये तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एफ ऑफ डी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ डी का रूट्स निकालो, ठीक है। अब रूट्स में क्या ध्यान रख देना है कि रूट्स या तो रियल आएगा या कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। मान लो रियल आया तो रियल में रियल एंड अनइक्वल, तो उसका रूट्स क्या बोल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। अब देखो ये जो होमोजीनियस है, इस समय जो सॉल्यूशन आता है ना, इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब ये कंप्लीट में तुम्हारा जो सॉल्यूशन आएगा उसमें सब में तुम्हारा सी एफ ही मिलेगा, ठीक है। रियल एंड इक्वल में ये, रियल एंड इक्वल में ये, रियल एंड अनइक्वल में ये। तो C1 क्या है, C2 क्या है, तो ये दोनों बेसिकली कांस्टेंट है। e⁻m1, m1 क्या है, √1, ये √2, ठीक है। C1 C2 क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन कहने का मतलब जो सॉल्यूशन तुम्हारा बनेगा ना, उसमें तुम्हारा कोई एक वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में। जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन है, उसमें बोल दिया कि जब x का ये वैल्यू है तो y का ये वैल्यू है, ठीक है। तो तुमको बेसिकली एक हिंट दे दिया, ठीक है। जैसे इसका ग्राफ बनता है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को ग्राफ से हम लोग प्लॉट करते हैं, तो उस ग्राफ में एक पॉइंट दे दिया कि x का ये वैल्यू पे y का ये वैल्यू है, ठीक है। तो तुम उसको जब इसमें पुट करोगे तो तुमको C1 और C2 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और जब C1 और C2 का वैल्यू निकाल के फिर से इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो तुमको पूरा एक इक्वेशन मिल जाएगा जिसमें वेरिएबल x होगा और इधर y होगा, ठीक है। तो यही है तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका स्टेप क्या है, तो स्टेप देख लो, स्टेप तुम्हारा क्वेश्चन में दिख जाएगा, ठीक है। तो स्टेप देखो, जैसे ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसका निकालना है। तो देखो सबसे पहले तुमको ये चेक करना है, दैट इज़ यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है, ये होमोजीनियस है। अब ये होमोजीनियस है तो इसका मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही एग्जिस्ट करेगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं, ठीक है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन में क्या आएगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। टोटल सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI, ठीक है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ CF एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, CF ही होगा। स्टेप 1 क्या होता है, इसको डी से रिप्लेस करो, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऐसे बन गया। दूसरा आता है y को रिमूव कर दो, तो y को यहाँ पे 1 कर दो, 0 नहीं करना है, 0 करोगे तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। y को 1 कर दो तो ऐसे आ गया, ये फंक्शन ऑफ d मिल गया। इसी को हम लोग बोल देते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी आ गया। तीसरा स्टेप क्या है, इसका रूट्स निकालना, तो रूट्स निकाल लिए। अब देखो ये -2 -5, तो रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर +-1 आता है, ठीक है, जैसे मान लो +-2 आ गया, मतलब +2 एंड -2, तो ये दोनों अलग अलग है। +2 एंड -2 आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। +2 -2 अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है। तो उस समय फॉर्मूला तुम्हारा रियल एंड अनइक्वल का लगेगा, ठीक है। तो रियल एंड अनइक्वल का फॉर्मूला क्या है, ये देखो C1 दिस प्लस C2 दिस, ठीक है। तो ये कर दिए। अब हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें बाउंड्री कंडीशन तो दिया नहीं है। बाउंड्री कंडीशन देता है तब C1 C2 पुट करके इसी में पुट करते हैं, ठीक है। वो भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला। इसके बाद आता है नॉन होमोजीनियस वाला। आप जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, ये तुम्हारा दिया हुआ है और तुमको बाउंड्री कंडीशन क्या दिया है, x0 = y0। तो क्या करना है, ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन आया इसमें x = 0 y = 0 पुट कर दो, ठीक है। तो 0 0 पुट कर दिया तो हमें ये मिला, तो C1 का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो अब ये C1 क्या करना है, C1 तुमको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो C1 जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हारा y का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। मतलब बेसिकली देखो ये नॉन होमोजीनियस है तो ये तुम्हारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, ठीक है। यही तुम्हारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आता है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, नॉन होमोजीनियस में तुम्हारा FD × y = 5x होगा, ठीक है। और y = 5x/FD यही सॉल्यूशन होता है, ध्यान दे लो, यही पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है, ठीक है। करना क्या है, 1/FD × 5x, मतलब फंक्शन इन डी, मतलब जो वहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन था वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रहेगा और 5 जो तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब 5 का देखो अलग अलग तरह का, जैसे मान लो कोई कांस्टेंट हो सकता है, e⁻ sin x n कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब ये सब क्या है, इनपुट वोल्टेज सोर्स है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 जब ये सब रहेगा तो हर चीज़ का अलग रूल है, कैसे क्या है तो वो देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसका स्टेप्स क्या है, ठीक है। तो इसका स्टेप्स क्या है, तो जैसे ये देखो, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है,
ठीक है। तो अब देखो इसको देख के समझ जाओ कि ये तुम्हारा नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि ये देखो एक्सप्रेशन है वाई में, मतलब वाई क्या होता है तुम्हारा डिपेंडेंट होता है, एक्स इंडिपेंडेंट होता है। तो जो एक्स है ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, जो कि इतना बड़ा चीज़ कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब ये तुम्हारा इनपुट वोल्टेज सोर्स है, इसका मतलब ये जीरो नहीं है, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस है। तो हमें इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, कहने का मतलब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है 1/fd इंटू फाइव ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ डी पहले तुम्हें निकालना होगा। तो पहला काम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, दैट इज़ डी, मान लो दिया ही हुआ है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रूट्स निकाल दिए तो इसका सॉल्यूशन ये मिल गया। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है सी एफ। ठीक है, तो टोटल सॉल्यूशन क्या होता है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ तुम्हारा निकल गया और इसमें हम लोग पी आई ऐड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में गलत बोल दिया था। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है तुम्हारा, ऐसे पुट कर दो ये। अब यहाँ पे 1/fd, तो एफ डी पुट कर दिए और यहाँ पे फाइव ऑफ एक्स। तो फाइव ऑफ एक्स में देखो एक्स प्लस साइन प्लस ए टू द पावर, कहने का मतलब तुम्हारा 3 अलग अलग फॉर्म का सम है इनपुट वोल्टेज इतना। ठीक है, तो ये सब ऐसे आएगा। अब इसका और इसका कैसे हिसाब होता है तो यहाँ पे समझो। देखो जब एक्सपोनेंशियल सिग्नल तुम्हारा रहेगा इनपुट में ओनली दिस वन, ठीक है, तब क्या करेंगे 1/fd इंटू ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ पे जो d है वहाँ पे a पुट कर दो। ठीक है, तो फंक्शन इन a बन गया, तो कुछ नहीं d में a पुट कर देना, d को a से रिप्लेस कर देना। ठीक है, ठीक है, तो ये तरीका हो गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, तो इसके बाद क्या होता है जो आगे क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, अब मान लो ऐसा करने से केस फेल हो गया। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि एफ ऑफ डी जो है उसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार, एफ डैश ऑफ डी, और उसके बाद वहाँ पे ए पुट कर दो। ठीक है, केस फेल होने का मतलब क्या हुआ कि मान लो ऐसा सिचुएशन हो गया कि डिनोमिनेटर तुम्हारा जीरो हो गया, ए पुट करने से जीरो हो गया, तो समथिंग बाय जीरो तो इनफाइनाइट हो जाता है, दैट इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो उसका ये ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन में पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ पे एक और एक्स का टर्म ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से जब इनपुट वोल्टेज तुम्हारा साइन या कॉस है तब क्या करते हैं कि यहाँ पे डी स्क्वायर है ना, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं माइनस ऑफ ए पुट कर देते हैं। ठीक है, डी स्क्वायर का वैल्यू माइनस ऑफ ए पुट होता है, समझे, कहने का मतलब समझो, यहाँ पे इंडिविजुअल डी होगा तब नहीं, जब डी का स्क्वायर होगा तभी इसको हटा के माइनस ए पुट करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, माइनस ए का स्क्वायर कर दोगे तो प्लस ए, समझे, कंफ्यूज मत करना। डी स्क्वायर हटेगा, माइनस ऑफ दिस यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो डी स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, तो डी स्क्वायर हट गया ऑफ और माइनस ऑफ ए आया। ठीक है, इस ए माइनस ऑफ ए, ये 2 गलत लिखा गया है। ठीक है, इसको काट देता हूँ, ये नहीं होगा, समझे, ये नहीं। उसी तरह से तुम्हारा इनपुट अगर x टू द पावर n है तब इसमें क्या करना है कि हाँ, तब तुम्हारा बाइनोमियल एक्सपेंशन करना होता है, दैट इज़ 1 माइनस एक्स टू द पावर n होगा। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो उसको हमको इस फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली क्या होता है, यहाँ पे भी एक केस फेल आ जाता है। डी मतलब क्या होता है, देखो जैसे हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़े थे, न्यूमरेटर में डी होगा तो उसका मतलब क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, और जब डिनोमिनेटर में डी होता है इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, किसका, तो डी के बाजू में जो कुछ भी लिखा होगा उसका डिफ्रेंशिएट करना है, पूरा इक्वेशन को नहीं, डी के जस्ट बगल में जो भी चीज़ है उसको डिफ्रेंशिएट करना है अगर डी तुम्हारा न्यूमरेटर में है। ठीक है, ये करते हैं। जैसे यही क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 3 वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो इसका क्या तरीका होगा, यहाँ पे फाइव ऑफ एक्स यहाँ पे लिख दिए। अब ये तीनों के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में तो सबको ऐसे कर लो। अब यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ है एक्स मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा ये वाला केस 3। तो केस 3 में क्या करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन, दैट इज़ 1 माइनस एक्स टू द पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी स्क्वायर -1 था, तो इसको हमें बाइनोमियल में बिठाने के लिए 1 माइनस समथिंग टू द पावर -1 करना है। तो 1 माइनस समथिंग टू द पावर -1, इसका फॉर्मूला ये होता है 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये इन्फाइनाइट तक जाते रहता है। ठीक है, लेकिन हमें फोकस बस उतना ही लेना है जितना कि हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे तुम्हारा डी स्क्वायर है,
डी स्क्वायर है ना, तो हमें 2 ही टर्म का रिक्वायरमेंट है, तो तुम एक्स स्क्वायर तक ले लो। सॉरी, डी स्क्वायर है मतलब 2 टर्म है, तो हमें बस 1 + x की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये तुम्हारा बाइनॉमियल एक्सपेंशन हो गया। तो देखो 1 + डी स्क्वायर, ठीक है। अब डी स्क्वायर क्यों है, क्योंकि देखो 1 - x⁻⁻1, यहाँ पे जो x है वो डी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद साइन, तो साइन केस में हम लोग क्या करते हैं, साइन में जो यहाँ पे होता है उसको डी स्क्वायर में रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो देखो यहाँ पे 1 है, तो डी स्क्वायर = -1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो गलत मैंने लिख दिया है, डी स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 का -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 ये स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि डी स्क्वायर ही रिप्लेस होता है, ठीक है। ये -1, ये -1, टोटल -2, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। देखो यहाँ पे भी टोटल -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन वाला भी हम लोग कर दिए। अब उसके बाद आता है ये चीज़, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल में क्या करते थे, डायरेक्टली ए रिप्लेस होता था। तो जो डी है उसको देखो ए से अगर रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे ए क्या है, 1 -1 0, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। तो इसका तुम्हारा ये क्या था, ऑल्टरनेटिव कि डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ पे एक एक्स आएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किए तो d - 1 हो जाएगा। देखो डी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किए तो 2d, अच्छा 2d हो जाएगा। यहाँ पे एक x आ गया और e⁻x, ठीक है। अब फिर इसको रिप्लेस करोगे तो d = 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो 1/2 दैट इज x/2 × e⁻x, ठीक है। तो देखो x/2 e⁻x हो गया, और ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये जो एक्सप्रेशन बन गया ना, इसमें अब तुम ध्यान दो क्या करना है कि जहाँ भी d मौजूद है ना वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, समझ गए, ठीक है। ये देखो ये जो d है ये तो यहाँ पे 1 आएगा ना, तो ये कैंसिल हो गया, हमें d सिर्फ यहीं पे बचा हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो अब समझो करना क्या है कि यहाँ पे देखो 1 + d² × x, तो हम क्या बताए थे, d के साथ जो भी होगा उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये x जब यहाँ पे आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, ये x यहाँ आएगा और ये x d के साथ भी आएगा, ठीक है। तो इस x का डी स्क्वायर मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये 0 कर रहे हैं, 0 का मतलब ये है कि x का डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक बार में कांस्टेंट 1 आएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो फाइनली ये x हमारा ये वाला चीज़ मिल गया। तो -x, यहाँ से क्या मिला, -sin x/2, यहाँ से क्या मिला, x/2 इंटीग्रेशन e⁻dx, ठीक है। तो फाइनली ये तुम्हारा पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, ये पार्टिकुलर और ये कम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से केस 4 है कि मान लो कॉम्बिनेशन में तुम्हारा इनपुट दिया हुआ है, तो उसके लिए ये सब करते हैं, ठीक है।